Hi friends, my name is Kapil Sharma. I'm founder and creative director of Kapil's Academy and Salon. और हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां हम लोगों को अच्छा दिखाने का काम करते हैं। ये जो शो है जुनून, ये उन लोगों के बारे में है जो हेयर ब्यूटी मेकअप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है लोगों को अच्छा दिखाने के लिए। और ये उनके संघर्ष की, उनकी इंस्पिरेशन की और उनकी लर्निंग की कहानी है जिसको हम आपके पास लेके आते हैं। वेलकम है आपका जुनून में, जो हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट के संघर्ष की कहानी है। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा बहुत डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुँची है और हमें पहुँचानी है। हमारे स्टूडेंट्स का और हमारे इंडस्ट्री पीयर्स का मानना है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया ऑफ हेयर ब्यूटी एंड मेकअप, और हम इस बात को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी ऐसी है जो फेलो हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी थेरेपिस्ट को इंस्पायर कर सकती है और आप वो स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डाला है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ वो फॉर्म को फिल कर दीजिए और हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी इस बात के लिए कि आपकी स्टोरी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को इंस्पायर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेट्स मूव ऑन। नमस्ते, स्वागत है आपका जुनून के नए एपिसोड में। मैं चाहता हूं आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दें। नमस्ते सर। सर मेरा नाम है मोहम्मद इरफान शेख या माई शेख, और सर मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ और मैं 2008 से समथिंग काम कर रहा हूँ बार्बरिंग का। और सर मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ, अभी तो प्रयागराज हो गया है जो इंडिया में आता है। आई शाबाश, जान के बहुत खुशी हुई। MI शेख, तो मुंबई इंडियन शेख हो, मोहम्मद इरफान शेख हो? मोहम्मद इरफान शेख। मोहम्मद इरफान शेख, अच्छा। तो इरफान, एक बात बताइए, आप बार्बरिंग कर रहे हैं, राइट? ऑलरेडी करते थे। पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? सर हमने, ये बात शुरू होती है 2006 से। मैं 8th क्लास में था और तो थोड़ा सा सिचुएशन हो गया था, पास पड़ोस में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। झगड़ा हो गया था मीन्स कि थोड़ी सी बात पे झगड़ा हो गया और उसमें मेरे ऊपर केस हो गया। क्या केस हुआ? केस हुआ सर, मारपीट हुआ था थोड़ा सा। तो सामने वाला हॉस्पिटल में एडमिट था, कुछ उसको प्रॉब्लम, क्या इशू हो गया पता नहीं, डेथ हो गया उसका। डेथ हो गई? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे ऊपर केस हो गया और मेरे परिवार के 3-4 लोग, सबका केस हो गया। जो 2 लोग ही थे, बाकी 4 लोग थे नहीं। केस हो गया। केस होने के बाद हमारा जेल जाना पड़ा मुझे। जेल जाना पड़ा मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हुआ? मर्डर का केस हुआ क्या मारपीट का केस? नहीं, वही मुझे भी मालूम नहीं थी ये बात, जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तब मालूम पड़ रही। नहीं सर, वो मतलब होता है झगड़े में कोई किसको किस तरीके से मारता। मैंने जानबूझ के उसको कुछ किया नहीं, उसने भी हमको मारा, हमने भी उसको मारा। उसको किस जगह लग गया, क्या हो गया, तो डेथ हो गया उसका। तो हमारे ऊपर केस हो गया 2006 में। तो 26 डेज जेल में भी रहा मैं। उसके बाद मेरी पढ़ाई, जब वहाँ से मैं बेल पे निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पढ़ने में बहुत स्कॉलर था सर। मैं पढ़ना चाहता था और मैं LLB करना चाहता था या डॉक्टर बनना चाहता था। तो मेरी पढ़ाई वहाँ ड्रॉप हो गई। ड्रॉप होने के बाद तो ऐसा हुआ कि हम कब क्या करें, क्योंकि ऐसा डाउट जिसके ऊपर केस होता वही समझ सकता है कि उसके प्लान सारा ब्रेक हो जाता है। उसके माइंड में कुछ नहीं चलता कि कल क्लियर हो जाए तो मैं कुछ आगे प्लान करूँ। ऐसा डर लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, लाइफ टाइम का मुझे जेल हो सकता है या कुछ हो सकता है। तो मुझे फंसाया गया था, एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद। आपकी उम्र क्या थी उस समय? सर उस समय 15-16 समथिंग रहा होगा या 14, मुझे समथिंग याद नहीं। तो नाबालिग ही थे आप? हाँ, नाबालिग थे सर। वो क्या, उतनी समझ नहीं होती सर। अब मार पड़ेगी तो अपना बचाना तो पड़ेगा सर। वो लोग ज़्यादा लोग थे, हम कम थे, 2 ही लोग थे। तो ज़्यादा कर रहे थे, हमने भी फुल ताकत से या तो करो या मरो वाला सीन हो गया था। हमने भी मारपीट को, अंधेरा समय था, छोटी सी बात के लिए मैटर हुआ था। तो क्या मैटर था एक्चुअली? मैटर कुछ नहीं था सर। हमारे इंडिया में थोड़ा एक इशू होता है, हिंदू मुस्लिम की, थोड़ा कोई भी थोड़ी बात हो जाती तो हिंदू मुस्लिम उतर जाते। तो हमको बुरा फील होता है कि कोई हमको कुछ भी बोल देता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, समथिंग कुछ लाइक दैट। मतलब हमको आज भी एक्सेप्ट समझाना पड़ता है कि हम इंडियन हैं,
हम इंडियन के पब्लिक है, हमारे बाप दादा यहीं रहते हैं, सब कुछ ऐसा कुछ था। तो फिर मेरा प्लान सब पूरा चेंज हो गया, पढ़ाई से भी ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में यही था कि हम करेंगे तो क्या करेंगे फ्यूचर में। लेकिन एक मैं यहाँ पॉज लेना चाहूँगा इरफान, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करें कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसी कोई बात हो रही हो और कोई 15, 16, 20, 22, 25, 30 साल का या किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, आपको क्या लगता है, थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? आप क्योंकि आप इस सिचुएशन से गुजरे हो, तो आप कुछ सलाह देना चाहोगे व्यूअर्स को? नहीं सर, सलाह इस बात का देना चाहता हूँ कि एक उम्र होती है ना, तो ब्लड में बहुत से अलग तरीके के चलता है कि किसी की बात सुनना अच्छा नहीं लगता। कोई उल्टा बोल दे तो ऐसा लगता है तुरंत जवाब दे दूँ, कोई अपने को हाथ मारता हम 2 हाथ मारने की ताकत सोचते, लेकिन बस वक्त के साथ उस चीज़ उल्टा हो जाता है। अभी तो हम जेल रिटर्न हो गए, तो हमको ये लगता है कि हमको कोई मार भी डालेगा तो हम उसको एक हाथ नहीं मारने वाले, क्योंकि कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून मतलब हमको पता नहीं होता ना कितना बड़ा मैटर बढ़ जाएगा, तो फिर उस चीज़ को अलग ही है सर, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, गुस्सा बहुत बेकार चीज़। तो ये बात मैं यहाँ बोलने चाहूँगा जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको, कि हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, और जैसा कि इरफान ने बोला, एक समय होता है जब हमारे ब्लड में हार्मोन बहुत सक्रिय होते हैं, और उस समय हमें लगता है कि हम ही ठीक है और हम कुछ भी कर गुजरने की बात सोचते हैं या कर लेते हैं बिना सोचे समझे। आपका एक गलत गुस्सा, एक गलत फैसला आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो हमेशा जोश से पहले होश को रखिए और विवेक को काम में लेते हुए अपने एक्शंस को यूज में लीजिए, और आपकी एक गलत एक्ट से आपकी पूरी जिंदगी और आपके परिवार की जिंदगी खराब हो सकती है। साथ ही मैं व्यूअर से ये भी बात बोलना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भारत एक देश है जहाँ डिफरेंट प्रांत के, डिफरेंट जाति पाति के और धर्म के लोग रहते हैं, किसी भी व्यक्ति को ये बोलना, और हो सकता है कि मेरी इस बात से बहुत सारे लोग मेरे विरोध में बोलें या हो सकता है कि मेरा समर्थन करें, बट अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है और हम उसको ये बोलें जो हिंदुस्तान में जन्मा है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो आई थिंक इट इज़ नॉट राइट, बिकॉज फाइनली हम सब इस देश के वासी हैं और हम सबको मिलके ये सोचना होगा कि हम इस देश को आगे कैसे बढ़ाएं। साथ ही मैं ये बात भी बोलना चाहूँगा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, अगर वो इंडिया में रहते हुए इंडिया के भले की बात नहीं कर रहा है और उसके लिए उसकी सोच कोई दूसरी कंट्री या कोई भी विचारधारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो वो बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें एक विवेक के लेवल पे आके ये बात करनी होगी। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, और मुझे ध्यान है कि मेरा भी एक अनुभव है। तो जब मैं जयपुर में रहता था तो मिर्ज़ा इस्माइल रोड है, वहाँ MI रोड है जो काफ़ी फेमस रोड है, तो मैं ऑलमोस्ट शाम को डेली वहाँ पे रहता था, और मैं भी अपने टीनेज में था, और मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त थे, बहुत सारे हिंदू दोस्त थे, और बहुत सारे लोग मुझे ये भी समझते थे कि मैं मुस्लिम हूँ। सो आई रिमेंबर कि एक पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच था, और मुझे पाकिस्तान टीम में वसीम अकरम बहुत अच्छे लगते थे, और उस मैच में वसीम अकरम नहीं खेल रहे थे। सो आई रियलाइज कि इंडिया वन ऑफ द डे प्लेड स्लाइटली बेटर, और मेरे एक दोस्त ने, जो मेरा जानकार था, उसने मुझे बोला कि कमाल भाई ये तो वसीम भाई नहीं खेले, नहीं तो इनकी माँ बहन एक कर देते थे। तो मुझे समझ में नहीं आएगी क्या बात बोली जा रही है। तो मैंने बोला क्या बोला? तो उसने बोला कि कमाल भाई ये तो अच्छा हुआ वसीम भाई नहीं थे, नहीं तो इनकी माँ बहन एक कर देते थे। आई रियलाइज कि ही वाज ट्राइंग टू से कि अगर वसीम अकरम खेल रहे होते थे तो इंडियन टीम की और इंडियंस की माँ बहन एक कर दी जाती थी। एंड मुझे 2 बार सुनने में लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया, एंड मैं उससे लड़ने लगा, उसका गिरेबान पकड़ लिया। उसको समझ में नहीं आया, शायद मुझे समझ रहा था कि मैं उसका मुस्लिम दोस्त हूँ, बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है, बट मुझे ये समझ में आया कि तू ऐसा बोल कैसे सकता है। बहुत सारे जो
मेरे और दोस्त, उसके और दोस्त वहाँ गए, बहुत सारे कॉमन फ्रेंड भी थे, और कॉमन फ्रेंड में भी हिंदू मुस्लिम दोनों फ्रेंड थे। फिर मैं तो उसको मारने पीटने पे आग बबूला था। फिर मुझे कुछ लोगों ने खींच के अलग किया, कुछ लोगों ने उसको खींच के अलग किया, और मैंने बोला कि ऐसा कैसे बोल सकता है, तो कुछ लोगों ने उसको समझाया, उसको भगा दिया। बट आई रियलाइज कि उसको भगा के अच्छा किया, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था। लेकिन एक देश के तौर पे हमें ये बात समझनी होगी। इरफान का अपना एक एग्जाम्पल है जहाँ हो सकता है कि किन्हीं लोगों ने उसको बोल दिया हो कि पाकिस्तान वापस चले जाओ। मेरा अपना सच्चा अनुभव है कि जहाँ मेरे सामने ही मुझे बोल रहे हैं, हालांकि मैं वसीम अकरम की रेस्पेक्ट करता था एज ए क्रिकेटर, बट आप उसी देश में रहते हुए बोल रहे हो कि इनकी माँ बहन एक कर दी जाती थी। हम सब कड़वे अनुभवों से गुजरते हैं, तो इन कड़वे अनुभवों से गुजर के हम बिखरते हैं आपस में कि निखरते हैं, ये हम सब के ऊपर डिपेंड करता है। और ये बात कैमरे पे शायद पहली बार मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि जिसको टेलीकास्ट होने दिया जाए, बट इसका उद्देश्य ये है, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इरफान की ज़िंदगी से और मेरे एक्सपीरियंस से हम ये बात सीखें कि हम अपने विवेक को और देश के प्रति और मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझें। इस देश के अंदर या इस धरती के अंदर किसी को भी हक नहीं है कि किसी की भी ग्रेस को नाहक भंग करे। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से, वेदर यू फॉलो अ हिंदू फेथ, अ मुस्लिम फेथ, और क्रिश्चियन फेथ, और सिख फेथ, और एनी अदर फेथ। मैं जानता हूँ कि हमारी इस बात से कुछ लोग का हो सकता है कि समर्थन हमें मिले और बहुत सारे लोग विरोध करें इस बात को, बट आइडिया इज दिस, अगर आप किसी कंट्री में हैं और उस कंट्री में आपका जन्म हुआ है, पर नाहक आपको कोई बोले कि पाकिस्तान चला जाए या पाकिस्तान चले जाओ, आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट थिंग। एंड मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मेंटोर हैं जो हिंदू धर्म के अलावा रहे हैं, और उसमें से बहुत सारे अच्छे व्यक्ति रहे हैं, और मेरे बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख भी हैं, इस फील्ड में रहते हुए भी। एंड आई एम श्योर कि उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मैंने कंट्रीब्यूट किया होगा। और इसी बात को जब हम आगे लेके जाते हैं तो फिर प्रांतीयता पे हम आ जाते हैं, फिर जात पात पे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं तो हमें इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा, और ये मुद्दे थोड़े इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने थोड़ा समय लिया। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन हम घूम फिर के आते हैं जुनून की स्टोरी पे, मोहम्मद इरफान की स्टोरी पे। फिर मैं समझ सकता हूँ कि इरफान एक 14, 15, 16 साल का लड़का 26 साल की और 26 दिन के लिए जेल में आ जाए, और जिसकी पढ़ाई को लेके कुछ करने की इच्छा हो, तो फिर गर्दिश फिल्म का गाना आ जाता है कि हम ना समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। फिर क्या हुआ आगे? फिर जब 4 साल तो मुझे कुछ समझ, 1.5 साल तो कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ 4 साल की लग रही थी कि अब 4 साल बची हुई लाइफ मुझे जीना पड़ेगा, उसके बाद मुझे जेल ही काटना पड़ेगा। क्योंकि जेल में जब अंदर गया तो वहाँ पे बहुत चीज़ क्रिएट करना पड़ता, वहाँ पे अलग अलग लोगों से मिला, दुनिया की समझ आई कि दुनिया कैसी क्या होती है। फिर वहाँ 26 दिन मुझे 26 साल की लाइफ जी के आया था मैंने, कि रोज़ नया सीन होता था। जैसे यहाँ पे स्कूल जाते हैं तो कैसे क्या होता है, रैगिंग होती है। नहीं, रैगिंग तो अलग ही लेवल। अच्छा, रैगिंग क्या क्या हुआ और क्या सीखने नहीं, वहाँ पे तो शायद अगर दुनिया में किसी को सिखाना हो तो उसको जेल डाल देना चाहिए 1 महीना 2 महीने के लिए, और उसको दुनिया की समझ आ जाएगी कि दुनिया जीना कैसे। आपको क्या समझ? हमको सर वहाँ जाने के बाद मेरे अंदर बहुत चेंजेस आई। मतलब ज़िंदगी में मुझे अगर कोई जान से भी मुझे मार देगा ना, मैं उसको बचा, मतलब उसको मारने की सोचूंगा नहीं कि मुझे तू मार, मैं उसको मारूँ, क्योंकि एक आदमी की फ्यूचर पूरा ड्रॉप हो जाता है। मुझे एक इंसान की बात याद आती कि इंसान ने शादी क्यों नहीं किया हुआ है, हमारे सलमान खान, क्योंकि उनके ऊपर केस है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि सलमान खान के फ्यूचर में कुछ सोच ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि उनको ये हमेशा डर लगा रहता कि अगर मैं चला गया जेल तो मैं शादी करूँगी किसके लिए करूँगा, हम माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, दोस्तों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत सी सर प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैंने सर लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बैठे बैठे टाइम में मुझे याद आया कि चलो कुछ करते हैं। फिर तो ऐसा प्लान हुआ कि चलो हमारे गांव में जहाँ था, हम गांव हमारा प्रतापगढ़ आता है यूपी का, जहाँ पे अमिताभ बच्चन के पापा का गांव है, डॉक्टर हरबंस राय बच्चन का। फिर बाद में हम भी ड्रॉप करके इलाहाबाद आके शिफ्ट हो गए, हम इलाहाबाद में फिर शिफ्ट हो गए। वहाँ पे मेरे दादा का गाँव है, मेरे पापा इधर सिटी में आके शिफ्ट हो गए। ओके। तो वहाँ पे एक्चुअली ना हेयर कटिंग का इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब वहाँ पे पत्थर पे बैठा के बाल काटना, घर पे आके कुछ भी तरीके से बाल काट देना। तो मुझे अचानक याद आया कि चलो ठीक है, कुछ टाइम की लाइफ है तो चलो बाल का ही काम सीख लेते हैं।
तो ऐसा सोच के हमने काम सीखने गए वहाँ पे। तो उन्होंने पहले बोल दिया कि एक काम करो, आप बाल का काम मत सीखो, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि जब आपका हाथ कांपना चालू हो जाएगा तो आपसे कोई हेयर कट नहीं कटाएगा, क्यों सीख रहे हो। तो मैंने अपना सिचुएशन उनको बताया नहीं, मैं क्यों सीख रहा हूँ, क्यों, बस ऐसे ही दिल हुआ सीखने का। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी मेरा जिद तक मैं सीखूँगा। एक अच्छे सैलून पे गया तो उन्होंने एक जवाब दिया तो मैं वहाँ से चला आया, क्योंकि वो अपना कोई भी सैलून वाला ये नहीं चाहता कि मेरा गेस्ट ख़राब कर दे काम, इसको क्यों सिखाऊंगा बगैर पैसे का। तो उन्होंने ऐसा बोला, मैंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं। फिर आया तो हमारे गांव में एक अंकल थे, वो पत्थर पे बाल काटते थे। वो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी उनको मिलता था, वो कोई डिमांड नहीं था। उनकी वाइफ थी, उनको डिवोर्स हो गया था, कुछ हो गया था मैटर, तो अकेले जीते थे और पूरे एरिया को अकेला, मतलब 4000 5000 पब्लिक को अकेले थे, जो कुछ भी पैसा दो वो हेयर कट करते थे। क्यों करते थे मालूम नहीं। तो उनके यहाँ पास गया तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा आ जा, सीखो कोई टेंशन नहीं। तो उनके पास जाके वस्त्र वो घिसने वाला नहीं होता, हमने ऐसा किया तो मेरा हाथ में घुस गया, पूरा ब्लड आने का, पट्टी बांध के निकल गया। फिर हफ्ता 10 दिन बाद फिर आया, फिर उनके पास सीखने की कोशिश किया, तो धीरे धीरे सीखा। तो फिर मैं क्रिएटिव बंदा हूँ, थोड़ा सा दिमाग अलग चलता है। बोला प्यार हो गया तो उनके साथ काम करके। बोला वो लकड़ी से खाना बनाते थे, तो मैंने बोला कि आप एक काम करो चाचा, आपके लिए एक सिकड़ी लाते हो, उसके अंदर बिट्टू भर के फिर आप लकड़ी से खाना बनाओ। और फिर मैंने बोला कि फिर कुछ दिन वो चेंजेस किए। फिर मैंने बोला सर आप पत्थर मत काटो, एक चेयर लाओ। बोलते मेरा कमर दुखता है। बोला हम काटेंगे ना, लेके दो। तो हमने बनवाया फिर उसको, फिर हम उस पर काटना चालू किए। तो मुझे काटना था 4 साल ज़िंदगी, बहुत सी अजीब लग रहा था, सुसाइड कर लूँ, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा मैं जेल में नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत वहाँ से तकलीफ। अब मेरा पापा फॉरेन में थे, सऊदी में। मेरा पापा सिलाई के बहुत बड़े अच्छे मास्टर है, पैसे की कोई कमी नहीं था, सब कुछ था, लेकिन वहाँ कानून को पैसे से नहीं खरीद सकते ना, तो सिचुएशन आ गया। फिर वहाँ से आगे जर्नी ऐसा हुआ कि मैं मुंबई आ गया। मेरा यहाँ पे घर है मुंबई में, कांदिवली में, ईस्ट में, जो मलाला अपना सबवे के नीचे से आते हैं ना, हाईवे से टर्न मारते हैं, तो राइट साइड में मलकानी स्टेट है, वहाँ हमारा घर है। तो हमारे फैमिली इधर रहती थी, लेकिन मैं अपने दादा दादी के साथ रहता था। गांव की मुझे अच्छा लगता था वहाँ पे, तो मैंने गांव और शहर दोनों की लाइफ जिया। तो 2009 आया तो हमारा फास्ट ट्रैक में केस चल रहा था। फास्ट ट्रैक में केस चला तो क्योंकि अपने को गलते केस में अपने को फंसाया था ना, तो जीत नहीं पाए, उनका विटनेस गलत निकला। तो हमारे एक दादा थे और एक बड़े पापा थे, तो उनका गलत नाम डाला था। मैं और एक मेरा चाचा, मेरे से छोटे, हम सेम उम्र के हैं। हम दोनों जब बोले कि जब इतने लोग को नहीं मार सकता तो तुम नहीं मारा होगा, जज साहब ने हमको हमारे फेवर में हमारा केस क्लियर कर दिया, दोष मुक्त कर दिया 2009 में। तो बोला अभी क्या करूं। तो फिर हमने क्या किया कि उसको, मैंने यूपी में कैसा ऐसा 8 क्लास तक स्कूल होता है, उसके बाद कॉलेज चालू हो जाता है 9 और 10 से। तो हमने कॉलेज ज्वाइन किया, प्राइवेट सेक्टर से मुंबई रहना चालू किया। तो मैं सर 2008 समथिंग था, 9 या 7 था, कुछ याद नहीं। आपका पैसर में सैलून था, तो मैं डायरेक्टली वहाँ पहुँच गया। मतलब अब वैकेंसी है, क्योंकि काम कोपट करने लगा था अच्छी तरीके से मैं, वैकेंसी है। तो उन्होंने वहाँ पे सेशन काउंटर बोले कि नहीं वैकेंसी तो नहीं है। मैं फिर वहाँ से चला गया। तो मैं बार्बरिंग करता रहा, अच्छा खासा काम करने लगा। फिर कभी सोचा नहीं कि मुझे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है या कुछ करना है। तो सर कुछ टाइम जब बीत गया, मतलब कि मैं सब जो दोस्त लोग काम करते थे, उसमें से एक फ्रेंड हमारा आपके पास काम भी सीखा है। आप कभी शेयर नहीं हुआ ये बात, लेकिन आज शेयर कर रहा हूँ। उनका नाम है साहिल। मैं आपसे मिल चुका हूँ बहुत पहले। राकेश भाई थे, आप थे, सचिन सर थे, विलेज सैलून है आपका वहाँ पे। आप याद आया होगा, 4 लोग खड़े थे। साहिल भी आपको बोला सर आइए हमारे शॉप पे। तो हम साहिल, अतीक और हम तीनों लेके बार्बर शॉप पे काम करते थे। और होता है सर, थोड़ा सा एक आदमी काम कर रहा है, उसके साथ काम करते थे, क्या होता है कि जलन होती है, थोड़ा सा जलन। कुछ करते करते हमको कुछ इल्ज़ाम डाल के हमको निकाल दिया गया उस सैलून से। और फिर मैं खुद का सैलून ओपन किया 2010 में। और अभी मैं MIS सैलून का फाउंडर हूँ। 3 सैलून है हमारे पास। कहाँ है आपके सैलून? ये ईस्ट में है सर, एक लोखंड वाला में है, एक अशोक नगर में और एक स्टेशन के पास। अभी मैं एक हिसाब बोल सकते हैं सर, आप रोल मॉडल है हमारे। और हम MIS सैलून एकेडमी के हम फाउंडर हैं। अरे वाह, वेरी नाइस टू नो दैट। थैंक यू इरफान फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं कोई गॉडफादर तो हूँ नहीं, मैं भी एक सामान्य इंसान हूँ, एक प्रोफेशनल हूँ जिसकी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन मेरी कोशिश ये ज़रूर है कि हम
लोगों को एम्पावर करें और लोगों को नर्चर करें, और ये स्किल्स के ज़रिए लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, और हेल्थ, ब्यूटी, वेलनेस इस फील्ड में लोग सीखें और अच्छा काम करें, अपनी ज़िंदगी डिग्निटी के साथ चलाएं। सो ये प्रयास ज़रूर है। जहाँ तक प्रोफेशन को किसी को भी नीचा ऊंचा समझने की बात है, जैसे आपके चाचा आपको बोलते थे कि कोई लोगों के बाल काटोगे या जो कुछ है, कोई बिना नहाए आएगा। डॉक्टर के लिए अगर आप बोलोगे कि लोगों की मवाद निकालोगे, लोगों की शिट निकालोगे, गंदगी में काम करोगे, लोगों के बच्चे पैदा कराओगे, लोगों के ऐसे ऐसे अंग देखोगे जो देखने को नहीं होते हैं, तो फिर और पायलट को क्या बोलोगे कि ड्राइवर है, दिन का कोई ठिकाना नहीं, रात का कोई ठिकाना नहीं, और मतलब किसको क्या, हम पॉलिटिशियन को हम भ्रष्ट बोल देते हैं, पुलिस वालों को हम बोल देते हैं कि उनकी कोई लाइफ नहीं, सैनिकों के लिए हम बोल देते हैं कि अरे ये तो रंगरूट हैं, और किसी दूसरे की जान ले रहे हो, अपनी जान दे रहे हो, क्या है, क्या उसके बदले में पैसा मिलता है। तो आई गेस किसी भी व्यक्ति या इंसान या विचारधारा या प्रोफेशन को नीचा दिखाना है तो 100 बातें करी जा सकती है, और अगर उसी प्रोफेशन की समाज को ज़रूरत है और उसको अच्छा दिखाना है तो 1000 तरीके हैं उसको अच्छे से एस्टेब्लिश करने के। इरफान, ये बात ध्यान रखना कि काम सही और गलत होते हैं। आप काम किस इरादे से कर रहे हो उसको सही और गलत बनाता है, लेकिन काम या बिजनेस छोटा या बड़ा होगा, ये काम या बिजनेस में नहीं होता है। काम फेल नहीं होता, बिजनेस फेल नहीं होता, बिजनेस छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, काम छोटा या बड़ा नहीं होता। किस तरीके से आप काम को करते हो वो उस काम को छोटा या बड़ा बनाते हैं। करने वाला काम को कैसा है और किस नियत से काम कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। गुड। एनीवेज, ये जो है ना आपसे बातचीत इरफान एकदम अनएक्सपेक्टेड थी, तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी निकल के आई जो मुझे नहीं मालूम था कि हमारी बातचीत में आएंगी। अब क्या, आप कुछ दिनों में आप एक कंप्लीट हेयर स्टाइलिस्ट बन जाओगे, ग्रेजुएट हो जाओगे, तो आगे के क्या इरादे हैं? सर आगे का इरादा तो फाइनल मैंने सोच के रखा है कि पहले तो जॉब ही करना है, क्योंकि एक हेयर स्टाइलिस्ट को सबसे मेन फंडा होता है उसकी टाइमिंग अगर उस सही टाइम पे वो काम कर ले रहा है, मतलब जो 1 घंटे की चीज़ अगर 2 घंटे तक लगा रहा है तो है अच्छा है। मेरे पर्सनल नज़र में वो अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट नहीं है। बालों के साथ खेलना है, जैसा चाहूँ जादू के जैसे उसको चेंज कर सकूँ, क्लाइंट को चेंज कर सकूँ, तो वो जब तक नहीं आएगा ना तब तक तो मैं आगे कुछ प्लान ही नहीं कर सकता हूँ। मेरा चाहे वो 1 साल लग जाए, 10 साल लग जाए या 1 महीना लग जाए, तो मेरे ऊपर है मैं कितने टाइम उसको परफेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा प्लान है कि एक बोला ना कि सर एक नंबर है 1 2 300, मैं किस लेवल तक उसको लेके जा सकता हूँ मेरे ऊपर। क्योंकि मैंने एक साइड बिजनेस भी चालू किया कोरोना में, कुछ सैलून में देखा थोड़ा सा डाउन हो रहा है, तो दूसरा मैंने धक्का मार के फट से मैंने एक टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस चालू किया। 1 गाड़ी लिया, उसके बाद मैंने 5 गाड़ी कर दिया। अभी मैंने MIS टूर एंड ट्रैवल्स की मैंने चालू किया साइड बिजनेस की। ज़्यादा उम्मीद नहीं रखा, अगर एक गाड़ी मेरे को 10,000 रुपये दे रहे तो 50,000 तो मेरा आएगा, ऐसा सोच के तो मैंने। लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं ड्राइव भी करता हूँ सर। अभी मेरे ड्राइवर टोटली भाग गए हैं, तो मैं अकेला क्लास से छूटता हूँ तो कैब भी चलाने चला जाता हूँ, क्योंकि और से मेरे पेमेंट करना रहता है, और तो चल ही रहा है, सैलून चल रहा है। क्योंकि अब मुझे ना उससे भी प्यार हो गया और इससे भी प्यार हो, मैं कंफ्यूज हूँ करूँ तो क्या करूँ। लेकिन फिर अपने घर ही लौट के मुझे आना है, क्योंकि बहुत हैवी चीज़ है सर गाड़ी चलाना, और यहाँ 100 ग्राम कैंची से काम करना है, तो वेट का भी इशू है। और वहाँ कोई भी थोड़ी गलती माफ़ नहीं करने वाला, कुछ भी है कोई भी हो। मेरे पास 5 गाड़ी, सामने वाले को नहीं पता, थोड़ी भी गलती हो गई 2 मिनट लगता है उसको गाली दे के सट से निकल जाता है। तो बहुत बुरा लगता है कि यार अपना इंडस्ट्री इतना अच्छा मैं छोड़ रहा हूँ कि मैं उस पर क्यों 2 लोग को प्यार कर रहा हूँ। तो अपने में फोकस करना है। तो वेट भी एक तो कम है, फुल एक नाम अलग होती है, जिस एरिया में रहता हूँ सपना ही नाम होती है। तो आप तो हमारे पास में ही हैं, तो चलिए मैं आपके पास हूँ, तो मैं ये फील कर सकता हूँ कि एक आपकी लाइफ है जो मैं कि कोई भी एक सैलून को लेके बोलता है कि सैलून कैसा होता है, मैं एक ही इंसान से शेयर करना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। कपिल सर के पास एक बार आके अपॉइंटमेंट लेके मिलो, इनसे इनका ऑफिस देखो, इनका बैठने की केबिन देखो, और कितने स्टेट से गुजर के इनके पास पहुँचोगे तो आप हमारा लेवल समझ जाएंगे हम किस लेवल में रह सकते हैं। थैंक यू इरफान, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अगेन मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन
जो लोग ये बोलते हैं कि अरे हेयर स्टाइलिस्ट क्या बनेगा, इससे बढ़िया तो पंचर बनाना सीख ले, या इससे बढ़िया तो कैब ड्राइवरी कर ले, या इससे बढ़िया तो कंप्यूटर का कोई काम सीख ले, या इससे बढ़िया तो, अब मैं थोड़ा आगे की भी बात करूँगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर ले, या इससे बढ़िया तो तू डॉक्टर इंजीनियर बन जा। सब चीज़ बढ़िया है, आप क्या करना चाहते हो। और इरफान, मैं आपको भी बात बोलना चाहूँगा, एक हमारा फेज़ होता है कि जब हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। कुछ लोगों को क्लियर होता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कुछ लोग को बहुत समय लगता है, वो डिफरेंट चीज़ें करते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि ये चीज़ मैं वाकई दिल से करना चाहता हूँ और इसमें समाज का भी भला है, इसमें बाकी लोगों का भी अच्छा है। आपको वो फील्ड मिल जाए ना, तो आप उसमें लग के काम करो। अगर आप 10 जगह एनर्जी अपनी डालोगे, आपको एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, कोई स्किल से प्यार नहीं हुआ है मोहम्मद इरफान, पैसे से प्यार हो गया। गाड़ी में पैसा तो गाड़ी में चलते हैं, सैलून में पैसा तो सैलून में चलते हैं, विच आई एम नॉट सेइंग कि खराब बात है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कोरोना या ऐसी चीज़ें जिनका लार्जली बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे फर्क पड़ा है, वो आपके जीने का नज़रिया चेंज नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जो लोग ये सोचते हैं कि हज्जाम क्या बनोगे, कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाओ। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हो तो बनो, लेकिन एक हज्जाम की लाइफ देख लो कभी, एक हेयर स्टाइलिस्ट, अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट की लाइफ देख लो कभी। मेहनत उसमें भी है, लगन उसमें भी है, सीखना उसमें भी पड़ता है, बट एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक ड्राइवर, फॉर दैट मैटर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक सिपाही जिस तरीके से काम करता है और एक हेयर स्टाइलिस्ट जिस तरीके से काम करता है, बहुत फर्क है। आपकी इच्छा किधर है, आप किधर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, देखो। अगर एक एनवायरनमेंट की हम बात करें तो आप एसी एनवायरनमेंट में काम करते हो, आप आर्टिस्टिक हो, आपका कैनवास एक ह्यूमन बीइंग है, आपको प्रशंसा मिलती है अपने काम की, और आप लोगों की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हो। और जो एक सिपाही है वो आपकी रक्षा कर रहा है अपने परिवार को छोड़ के, अपने भूख प्यास और ज़रूरतों को छोड़ के, वो एक अलग लेवल का बलिदान है। आप में से बहुत सारे लोग रेडी ही नहीं हो वो सब करने के। तो कोई भी प्रोफेशन को हम बहुत नीचा नहीं दिखा सकते हैं, हर एक व्यक्ति की जरूरत है। सब लोग हेयर स्टाइलिस्ट नहीं हो सकते हैं, हमें इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, हमें सोल्जर भी चाहिए, हमें कंप्यूटर ऑपरेटर भी चाहिए, हमें सड़क बनाने के लिए भी लोग चाहिए, और हमें हवाई जहाज बनाने वाले लोग भी चाहिए, बट हमें हेयर स्टाइलिस्ट भी चाहिए बाबा। सो दैट्स हाउ इट इज। इफ इट इज योर ट्रू लव, प्लीज एक्सप्लोर। क्रिएटिविटी अगर आपको पसंद है और इस तरीके का एनवायरनमेंट आपको पसंद है और आपको लगता है कि लोगों की लाइफ में आप सार्थक परिवर्तन ला सकते हो उनके लुक को ट्रांसफॉर्म करते हुए, तो ये फील्ड आपके लिए है। यस इरफान। हाँ सर, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपने बोला कि हम पैसे हाँ प्लीज। नहीं सर, मैं पैसे के लिए नहीं भागा मैंने, कि मुझे पैसा चाहिए था। अगर आपको मतलब मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अपनी प्रॉब्लम को, कि कुछ चीज़ होता है नाम बनाना और कुछ उसको मेंटेन रखना। मेरे पीछे इतने लोग थे, मतलब कि चाहे मेरे पीछे अगर 2 लोग भी हैं मेरे लिए मायने रखते हैं। मेरा नहीं पेट भरना चाहिए लेकिन उनका भरना चाहिए। तो मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने कुछ सोचा कि अगर इनका रेंट, हमारा शॉप का रेंट था, समथिंग अच्छा खासा रेंट जाता है, तो रेंट कहाँ से आएगा। चलो जो मेरे एम्प्लॉय घर पे जाके बैठे हैं उनको मैं कुछ दे सकूँ ताकि फिर उनको वापस बुला सकूँ। तो नाम मेंटेन रखने के लिए मैंने दूसरा बिजनेस चालू किया था सर। वैसे भी आप 2, 5, 10 बिजनेस करते हैं, उसमें कोई बुराई बात नहीं, और अच्छा कोई बुरी बात नहीं, और अच्छी बात है इरफान कि आपने अपने आप को एक्सप्लेन किया। देखिए इरफान हमारे एक स्टूडेंट हैं और आज हम इतना क्लोजली बात कर रहे हैं, फिर भी उनकी बातचीत के आधार पे मैं उनको जज कर रहा हूँ कि शायद इसलिए आप ऐसा कर रहे होंगे। इरफान अपनी बात खुल के रखें, और यहाँ मैं ये एडमिट करना चाहता हूँ कि दैट्स व्हाट वी डू विद पीपल, अदर पीपल इन आवर लाइफ। हम उनको जज करते हैं उनकी सिचुएशन को समझे बिना। तो इरफान, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने हसल करी, मेहनत करी, और बाकी टीम मेंबर को सरवाइव करवाने के लिए आपने ये सब किया। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कर्मठता का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। और वो शेर है ना दोस्तों, इस उम्मीद पे चलता हूँ धूप में दोस्तों, मैं चलूँगा
तो किसी के घर पे साया होगा। आप चल रहे हो तो बहुत सारे लोगों के घर पे साया होगा। इरफान, धूप में चलते रहिए, कभी धूप आएगी कभी छांव आएगी। बट मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, किस लिए वो काम कर रहे हो, किस वजह से वो काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने अभी बोला था, मुझे अभी आपने बोला कि कोई काम छोटा बड़ा, बहुत पहले उनको मैं जब आपसे मिला नहीं थे, आपने बोला मैं अच्छा है कि मैंने आपको गुरु माना, तो वो चीज़ आज मुझे जस्टिफाई हो गया। मैंने बहुत पहले उनको बोल दिया था कि अगर एग्जाम्पल उनको बोला कि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर उनका भी नाम होता है, एक MD होते हैं, एक न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, एक अलग होते हैं, एक सैलून में भी ऐसा सोचते हैं, एक रोड पे जो काम करता है वो भी सैलून वाला है, जो एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट वो भी सैलून वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक की डिग्री होती है, डिग्री के ऊपर जज करना चाहिए। हम अभी इस समय हमने क्लास कपिल्स एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मैं MD डॉक्टर हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे बालों का भी बारे में नॉलेज है, उसके ऊपर जो केमिकल हम यूज करते हैं उसके बारे में नॉलेज हो चुका है। गुड, मैं MD डॉक्टर हो चुका हूँ। गुड। अभी सोशल मीडिया पे भी एक रेगुलेशन आया है जहां आप जो ब्यूटी और हेल्थ टिप्स अगर आप शेयर करो एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे, तो आपको अपनी क्षमता बतानी होती है कि आप सर्टिफाइड हैं या नहीं है, या आप किस आधार पे बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद इरफान, आपने ये बात बहुत अच्छे से बोली कि अगर रेगुलर हेयर कंसर्न, रेगुलर स्किन हेयर केयर के बारे में कोई तरीके से बता सकता है, यस ऑफ कोर्स डर्मेट है, उनकी एक अलग डिग्री और एक अलग एजुकेशन है। उसके बाद अगर कोई है रेगुलर मेंटेनेंस के लिए तो हेयर स्टाइलिस्ट है। लेकिन आप अगर उसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाया है, तो आप डिजर्विंग नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए। डर्मेट की एक अपनी स्पेशलिटी है, और अगर आप हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं तो आपकी अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, तब आप सही चीज़ें सजेस्ट कर पाओगे अपने गेस्ट को। और इरफान, मैं भी ये बात आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत बार गेस्ट आपको बोलेंगे कि आप जादूगर हो, आप मैजिशियन हो, आपके हाथ में करामात है। वो सुनना अच्छी बात है अगर आपको ऐसे बोल रहे हैं, बट उसको कभी अपने दिमाग पे हावी मत होने देना, क्योंकि हम जादूगर नहीं हैं, हम टेक्नीशियन हैं, और हम हमारी नॉलेज और हमारी प्रैक्टिकल स्किल के दायरे में ही काम कर सकते हैं। और इरफान ने एक बात और बोली थी कि अगर कोई व्यक्ति एक काम जो 15 मिनट में हो सकता है उसको 2 घंटे में कर रहा है, तो उनकी नज़र में वो अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट नहीं है। यहाँ मैं ये बात बोलना चाहूँगा, पहले सही काम करना ज़रूरी है, चाहे उसमें टाइम लग जाए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ हर एक कोई सीखा हुआ व्यक्ति अच्छा काम करने लगता है। और मेरे ख्याल से आजकल जब बहुत सारे लोग एक तरीके से सीख रहे हैं, तो एक हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पे जितना आप काम करोगे अच्छे तरीके से और जितनी प्रैक्टिस करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी अच्छा काम कर रहे हो, कोई और भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप वो काम एकदम बारीकी से और एक अच्छी फिनिश से काफ़ी जल्दी, फास्ट और बहुत ही स्मूथली कर पाओगे। तो ये एक राइट नॉलेज, अप्रोच और प्रैक्टिस ट्रेनिंग सिस्टम आपको देता है। और जब आप सीख रहे हो तो पहले सही सीखने की कोशिश कीजिए, सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, फिर जिसको स्मूथनेस बोलते हैं और जिसको स्पीड बोलते हैं वो अपने आप आ जाएगा। सर आपने एक सवाल पूछा था कि आपने कपिल ज्वाइन क्यों किया, उसका जवाब मैंने नहीं दिया था सर मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कि बेस्ट एकेडमी इंडिया, तो मुझे 5 एकेडमी के नाम बताया। बिंदिया एकेडमी यूट्यूब चैनल था छोटा सा, तो वहाँ से कपिल्स एकेडमी का नाम आया। तो जब आपने सर्च किया द बेस्ट हेयर एकेडमी इन इंडिया ऑन गूगल, देन यू फाउंड कपिल्स एकेडमी इन दैट, राइट? सबसे मेहनत जो और थी उनके अलावा ये भी एक मिली आपको, राइट? राइट सर। तो फीस का भी बहुत इशू होता है, सबसे मेहनत तो पैसा ही डालना होता है, और पैसा डालने के बाद एकेडमी भी देखना होता है। तो पैसा तो चलो ठीक है, जो ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं अपनी जगह है। आपके यहाँ एकेडमी में स्पेस इतने अच्छे हैं, काउंसलर रश्मि मैम खास तौर, उन्होंने जिस तरीके से गाइड किया, और हमारे ट्रेनर ममता मैम है जो जिस तरीके से हमको सिखा रही हैं, हंसी मजाक भी हो रहा है, सिखा भी रहे हैं, गुस्सा भी होती हैं, फिर माफ़ भी कर देती हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा इस एकेडमी में काम सीख के। थैंक यू सो मच इरफान फॉर शेयरिंग दैट वंस अगेन। बहुत मज़ा आया इरफान आपसे बात करके।
और आप ज़िंदगी में सही रास्ते पे चलें और अपने संयम को, विचारों को चैनलाइज करें और बहुत बहुत ग्रो करें। और आपकी ग्रोथ के लिए अगर एक व्यक्ति के तौर पे मैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे और एक टीम के तौर पे हम सब अगर कुछ कर पाएँ तो हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच, आपने अपने जीवन की जर्नी यहाँ पे शेयर करी। और कोई प्रश्न या कोई बात इरफान जो आप पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं? सर आपने इतना हेल्प किया, बोल रहे हैं कि आप कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं सर ज़रूर आपको कांटेक्ट करूंगा आपका नंबर से कि सर आप मुझे ये सब ज़रूरत है। सर श्योर, पक्का श्योर कांटेक्ट करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।